अस्सलाम वालेकुम। बियॉन्ड द लैब की नई एपिसोड में मैं हूं आपकी होस्ट नरमीन अंजुम। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी कि क्लिनिकल रिसर्च ट्रायल के प्रोटोकॉल को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है और पेशेंट सेफ्टी पे भी बात हुई थी, तो इसी मौजू को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सैयद बिलाल हमदानी, जो कि मारूफ क्लिनिकल ट्रायल यूनिट में बतौर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट होने के साथ साथ मुख्तलिफ़ क्लिनिकल ट्रायल्स में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो सबसे पहले वेलकम टू द पॉडकास्ट डॉक्टर सैयद बिलाल हमदानी साहब। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो आपने जैसे इंट्रो में बात की कि हमने प्रोटोकॉल और उसकी सेफ्टी पे लास्ट एपिसोड में बात हुई थी, तो इस एपिसोड में जो हम अपने नाजरीन के लिए जो मैं कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ वो है बेसिकली GCP, दैट स्टैंड्स फॉर गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। इट साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग। तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि GCP आखिर है क्या? अच्छा, तो GCP बुनियादी तौर पे ये समझने की ज़रूरत है कि GCP एक तरह के बैनुल-अक़वामी एक्सेप्टेड कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इस बात को इंश्योर करते हैं कि ट्रायल में मौजूद, स्पेशली वो ट्रायल जो इंसानों पे हो रहे हैं, उनमें मौजूद जो शुरका हैं उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए और वो ट्रायल्स इखलाकी लिहाज से और साइंसी लिहाज से एक्सेप्टेबल हों। ओके डॉक्टर साहब, तो आपने कुछ स्टैंडर्ड्स की बात की है, तो क्या हमें आप आगे फर्दर बता सकते हैं कि इन स्टैंडर्ड्स की क्या अहमियत है या इनका होना क्यों ज़रूरी है? अच्छा, इसमें यूँ समझने की ज़रूरत है कि GCP एक तरह के गाइडिंग कंपस का काम कर रही है। जैसे कंपस हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में गाइड करता है, इसी तरह GCP के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें एक क्लिनिकल ट्रायल को कंडक्ट करने की गाइडलाइंस फराहम करते हैं और इस बात को मेक श्योर करता है कि इंसानों पर होने वाले ट्रायल्स इखलाकी लिहाज से, साइंसी लिहाज से एक्सेप्टेबल हों। सेकेंडली, उनके जो शुरका हैं, स्पेशली ट्रायल में हिस्सा लेने वाले लोग ख़ुद भी, रिसर्चर्स भी, स्पॉन्सर्स भी, और जो इन्वॉल्व है वो उसकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज़ कि जो उस ट्रायल से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो क्रेडिबल और रिलायबल डाटा हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि क्लिनिकल ट्रायल्स में पेशेंट्स के राइट्स और उनकी सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए और क्लिनिकल ट्रायल्स में इन चीज़ों को एथिकली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। तो GCP की जैसे आप बात कर रहे थे, इसकी कोई तो बुनियाद होगी या इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी बिल्कुल। GCP की बुनियाद कुछ ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स, माजी के कुछ वाक़यात की बिना पर ही रखी गई। उसमें अगर मैं एक आपको उसकी एग्ज़ाम्पल दूं तो वो है काफ़ी मशहूर एक ड्रग है और ट्रायल है जिसका नाम है थैलिडोमाइड। तो ये एक ड्रग, इसमें ये देखा गया कि जब ये ड्रग हामला ख़वातीन ने इस्तेमाल की तो उनके यहाँ जो बच्चों की पैदाइश हुई उनमें बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स थे और बर्थ डिफेक्ट्स जैसे कि उनकी लिम्स, उनकी टांगें, उनके बाजू आम बच्चों के लिहाज से काफ़ी छोटे थे। तो इस पर जब इन्वेस्टिगेशन की गई और इस पे इसका जब कॉज निकला तो वो ये आखिज़ हुआ कि वो जो ड्रग है थैलिडोमाइड इज़ द कॉज ऑफ ऑल दोज एबनॉर्मलिटीज़। अच्छा, तो क्या इस वाक़े के बाद कोई एक्शन भी लिया गया था? जी बिल्कुल। 1964 में वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी का क़याम किया। उसमें बाद में बहुत सी रिवीजन्स भी हुई, लेकिन उसका जो कोर बुनियादी प्रिंसिपल वो ये था कि ट्रायल को कंडक्ट करने में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए। सेकेंडली, एक एथिकल कमेटी का कॉन्सेप्ट जो है वो वजूद में आया कि ट्रायल को एथिकली, इखलाकी तौर पे एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए और उससे किसी की जान को या किसी की सेफ्टी को कोई ख़तरा ना हो। सर, ऐसी कोई मज़ीद एग्जांपल भी दें ताकि नाजरीन को GCP की इम्पोर्टेंस मज़ीद वाज़े हो जाए। माजी से एक और मिसाल जो मैं आपको दे सकता हूँ वो है टस्कीगी ट्रायल्स की, जो कि बेसिकली नॉर्थ अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन्स पे की गई और वो ऐसे मरीज़ जो कि सिफिलिस की बीमारी में मुब्तला थे उनको डिलिबरेटली उस बीमारी का इलाज नहीं दिया गया, जस्ट ये देखने के लिए कि वो बीमारी कैसे प्रोग्रेस करती है, उस बीमारी की क्या क्या अलामात होती हैं और मरीज़ पे वो किस तरह इफ़ेक्ट करती है। और इस डिलिबरेटली उसको इलाज ना देने की वजह से
half of the population of that disease they died. फिर इसके बाद 1979 में बेलमंट रिपोर्ट का क़याम अमल में आया, जिसका कोर प्रिंसिपल था डू नॉट हार्म, यानी कि ट्रायल में कोई भी किसी किस्म का ना पार्टिसिपेंट को ना किसी और इंसान को उसका कोई नुकसान पहुंचे। इस मिसाल ने इस बात को उजागर किया है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में एक स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच होनी चाहिए, और मेरे लिए ये इस चीज़ पे यकीन करना भी मुश्किल हो रहा है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में इतना कुछ होता रहा है। तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि तिब्बी तहकीक के बुनियादी असूल क्या हैं? जी बिल्कुल, जीसीपी के असूल कुछ अहम अनासर पर बेस्ड हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि क्लिनिकल ट्रायल में जो भी शामिल है, चाहे वो पार्टिसिपेंट है, रिसर्चर ख़ुद हैं, स्पॉन्सर्स हैं, उनके साथ एक इखलाकी रवैया रखना, उनके साथ इज़्ज़त से पेश आना और उनकी एथिकल और उनकी कल्चरल जो नॉर्म्स हैं उसका ख्याल रखना। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप क्लिनिकल ट्रायल करते हुए जो क्लिनिकल स्टडी प्लान है आपका, जो प्रोटोकॉल हमने लास्ट वीडियो में आप कह रहे हैं बात हुई, तो उसको फॉलो करना, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना और अकॉर्डिंग टू दैट ही अपनी स्टडी को आगे लेके जाना। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इसके बाद आता है वो ये है कि उस ट्रायल से जो डाटा लिया जाए वो डाटा क्रेडिबल हो, रिलायबल हो, और साथ साथ ये इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सके कि वो डाटा लिया कहाँ से गया। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और इखलाकियात का तो हर जगह पे ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। डॉक्टर साहब, जो प्रिंसिपल्स आप बता रहे हैं, क्या आप फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो किस तरह से वजूद में आए? जी बिल्कुल, जीसीपी की तख्लीक में एक इदारे का बहुत मेन रोल है, और उस इदारे का नाम है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज़। आई नो ये थोड़ा बहुत लंबा नाम हो गया होगा, डिफ़िकल्ट हो गया ऑडियंस के लिए इसको कोप अप करना, लेकिन ये एक ICH के नाम से ये इदारा जाना जाता है। ये तो बहुत बड़ा नाम है जो आपने लिया है, और क्या आप हमें बता सकते हैं कि जिस अदारे की आप बात कर रहे हैं वो बेसिकली काम कैसे करता है? जी बिल्कुल, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को, कि जैसे एक मेट्रिक सिस्टम है, उसमें यह है कि आप चाहे पाकिस्तान में हैं या दुनिया के किसी भी कोने में हैं, जो मीटर की लेंथ है वो हर जगह एक ऐसी है, तो उसको जो रेगुलेट करता है, उसकी जो स्टैंडर्डाइज करता है वो है मेट्रिक सिस्टम। इसी तरह क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करने के लिए, उनको अमल में लाने के लिए, उनको चलाने के लिए जो एक इदारा और जो गाइडलाइंस बेसिकली उसको एक स्टैंडर्ड देती हैं, वो है यही गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस जो कि ICH ने डेवलप किया। किसी भी ट्रायल में कामयाबी का एक अहम राज ये है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच होनी चाहिए, जैसे कि आपने बताया कि जीसीपी ट्रायल्स में शुरा की सेफ्टी और जो डाटा कलेक्ट हो रहा होता है उसकी रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है। तो क्या आप फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ट्रायल्स में इसकी रिलायबिलिटी इंश्योर कैसे होती है? जी बिल्कुल, जीसीपी क्लिनिकल ट्रायल को एज अ होल मॉनिटर करता है, बल्कि और इसके साथ साथ क्लिनिकल ट्रायल में मौजूद शुरा की सेफ्टी और डाटा की रिलायबिलिटी के लिए इसमें कुछ ख़ास प्रैक्टिसेस हैं। एक एग्जांपल मैं आपको इसमें देता हूँ इन्फॉर्म्ड कंसेंट की, जो कि एक बेसिकली एक अलग टॉपिक है और इंशाल्लाह इस पर एक सेपरेट वीडियो भी आएगी, लेकिन उसका जो क्रक्स मैं आपको बता दूं वो ये है कि ट्रायल में मौजूद जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके इजाज़त से ही उनको ट्रायल में इनरोल किया जाए। सेकंड चीज़ जो आ जाती है वो है डाटा की क्रेडिबिलिटी। तो जीसीपी इंश्योर करता है कि डाटा की कलेक्शन एक स्पेसिफिक स्टैंडर्डाइज अप्रोच के थ्रू की जाए, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जाए, और साथ साथ उस डाटा पे रेगुलरली उसका ऑडिट, उसकी मॉनिटरिंग और उस पर चेक्स रखे जाएं। इसी तरह ट्रायल के दौरान जो कुछ एडवर्स इवेंट होते हैं, जो खुद एक अलग टॉपिक है, वो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, तो उसमें भी उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग, उसकी टाइमली रिपोर्टिंग और एक क्लोज मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये जीसीपी इन सब चीज़ों को इंश्योर करता है थ्रू स्पेसिफिक प्रोसीजर्स। फ्यूचर रिसर्च और नए ट्रीटमेंट्स को डेवलप करने के लिए जीसीपी कैसे असरअंदाज होता है? क्या आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं? तो जीसीपी के असूलों को, कोर प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जो नई ट्रीटमेंट्स, जो नए क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं,
एक तो उसका डाटा क्रेडिबल होता है, सेकेंडली उस डाटा के थ्रू जो ट्रीटमेंट्स या जो मेडिकल प्रैक्टिस में चेंजेस आती हैं वो एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की बुनियाद रखती हैं। और रिसर्च से और प्रैक्टिसिंग से हमें ये इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस ही मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या जीसीपी आलमी तौर पर तस्लीम शुदा है या डिफरेंट इलाकों में इसके मुख्तलिफ वर्जन होते हैं? जीसीपी बैनुल-अक़वामी सतह पर एक रिकग्नाइज्ड स्टैंडर्ड है जो कि इस बात को मेक श्योर करता है कि दुनिया भर में जहाँ भी क्लिनिकल ट्रायल्स हों वो क्रेडिबल हों। हाँ, इसमें लोकल वेरिएशंस हैं जो कि लोकल रेगुलेटरी बॉडीज़ की वजह से आती हैं, लेकिन जो जीसीपी के कोर प्रिंसिपल्स हैं वो पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। तो डॉक्टर साहब, अब आप मुझे ये बता दें कि जीसीपी को क्लिनिकल रिसर्च में कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है? जी बिल्कुल, क्लिनिकल रिसर्च में जीसीपी का रोल हर फ़र्द पे हर जगह पे अप्लाई होता है, चाहे वो क्लिनिकल ट्रायल के स्पॉन्सर्स हों, चाहे वो क्लिनिकल रिसर्चर्स हों, चाहे वो ट्रायल के पार्टिसिपेंट्स हों, चाहे वो ट्रायल की इटसेल्फ साइट हो, जैसे ट्रायल का यूनिट है, उसमें फार्मेसी है, उसकी लैब है। रिसर्च में जहाँ जहाँ रिसर्च है वहाँ पे जीसीपी के असूल, उसके प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। इन शॉर्ट, रिसर्च में काम करने वाले हर फर्द पे ही जीसीपी को अप्लाई किया जाता है? बिल्कुल। जीसीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एवरीवन, बेसिकली जो रिसर्च में इन्वॉल्व है, एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जीसीपी। अपने अपने बिहाफ पे हर कोई रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ट्रायल में अगर हम देखें तो वो आती है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की। साथ साथ उसमें जो रिसर्चर्स हैं, जो टीम काम कर रही है, जो CROs हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, इन सब का रोल होता है इस बात को मेक श्योर करना कि जीसीपी के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है। जीसीपी पर जितनी भी डिस्कशन हुई है, आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो रिसर्च में शामिल हर फर्द को समझना चाहिए? जी बिल्कुल, जीसीपी के प्रिंसिपल्स रिसर्च में शामिल हर फ़र्द के लिए उन पे अमल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं बेसिस पे अमल करके वो इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेंट की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा क्रेडिबल हो। और साथ साथ ये मेक श्योर किया जा सकता है कि आप जो प्रोटोकॉल है उससे कोई डेविएशन तो आप नहीं कर रहे। तो रिसर्च में शामिल हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी भी है और उसकी बेसिस भी रिसर्च की जीसीपी ही है। क्या रिसर्च ट्रायल की टीम के हर मेंबर के लिए ज़रूरी है कि वो सर्टिफिकेशन करें? जी बिल्कुल, क्लिनिकल ट्रायल में इसकी एक मिसाल आपको दे दूं कि जैसे एक पायलट है, उसको जहाज़ उड़ाना आता है, लेकिन उसके लिए एक लाइसेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि इस बात की का सबूत होता है कि ये पायलट जो है, इसको वो तमाम स्किल्स इसके पास हैं जो एक जहाज़ को उड़ाने के लिए चाहिए हों। इसी तरह जीसीपी की भी कुछ सर्टिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि वो इस बात को इंश्योर करता है कि ये जो फ़र्द है वो एक ट्रायल को रन करने की इल्म भी जानता है और साथ साथ वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। ट्रायल में काम करने के लिए सर्टिफिकेशन हासिल करना बहुत ज़रूरी है, और जिस सर्टिफिकेशन का आपने ज़िक्र किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर कोई भी ट्रायल में काम करने का प्लान रखता है आगे फ्यूचर में, तो फिर वो इस लिंक्स की मदद से सर्टिफिकेशन कर सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमारे नाजरीन को इतने अहम टॉपिक से आगाह किया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि रिसर्च में काम करने वाले और जो हमारे शुरका हैं जो ट्रायल में पार्टिसिपेट करते हैं उनको इस टॉपिक से काफ़ी फ़ायदा पहुँचा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।